पिछली वीडियो में हमने किए हैं। और कल तक हमने क्वेश्चन 20 तक सोल्व कर लिए थे, 2009 का जो सेट फर्स्ट था आपका। और आज इसके हम आगे क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर आज शुरू होता है आपका 21 इसमें। तो देखिए इसमें ज़रा आप, और क्वेश्चन नंबर 21 ये देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपका क्या है कि किसी समांतर चतुर्भुज है आपका इसमें एक, और इसके आपको शीर्ष दे रखे हैं जो क्रमशः ए बी सी डी आपको दे रखे हैं। और इसमें एक शीर्ष आपको जो डी है उसमें जो इसके निर्देशांक का आपका भुज है वो आपको अज्ञात पद दे रखा है पी, हम ये निकालना है। तो देखिए आप इसका 2009 का जो सेट फर्स्ट है इसका पार्ट 3 आज है इसका। 2 इसकी वीडियो कल और परसों आपने देखी होंगी। और क्वेश्चन नंबर 20 है, अब स्टार्ट करते हैं इसमें। तो क्वेश्चन क्या है आपने देखा भी, इसमें एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज में आपको दे रखे हैं इसके चारों शीर्ष। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया ये 20 नहीं सॉरी 21 ही आपका, ठीक है। 20 तक कल हो गए थे। तो इसमें क्या दे रखा है आपको दे रखा है समांतर चतुर्भुज है ये आपका, और समांतर चतुर्भुज के आपको शीर्ष दे रखे हैं चारों। इसमें क्रमशः लेना है इसको। तो चित्र बना के मैं आपको समझा देता हूँ पहले। इसमें देखिए आसान सवाल है, आप थोड़ा इसकी तैयारी ज़रूर करें। इसके बाद ये बात मैं बार बार कहता हूँ, बिना अभ्यास के नहीं होगा ये। एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, इसके नाम क्रमशः ऐसे देने हैं ए बी सी डी। चाहे तो आप ऐसे दीजिए चाहे आप ऐसे दीजिए, लेकिन ऐसे नहीं कि ए बी और सी आपने यहाँ लिख दिया और डी, ये फिर आपका गलत हो जाएगा। तो ए बी सी डी आपका ये चतुर्भुज है। ए के निर्देशांक है 6 1, बी के निर्देशांक है 8 2, सी के निर्देशांक है 9 4, और डी के निर्देशांक है पी और 3। और हमें इस पी का मान निकालना है। आपकी बुक में ऐसा क्वेश्चन है, और ये इसके विकर्ण हमने खींच दिया और ये ऊपर काटते हैं। तो यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का जो गुण हम प्रयोग करेंगे वो गुण ये है कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अतः जो ओ है यहाँ पे ओ पे काट रहे हैं, ओ क्या है आपका बी डी का भी मध्य बिंदु है और ए सी का भी मध्य बिंदु है। अतः चित्रानुसार ओ विकर्ण ए सी तथा बी डी दोनों का मध्य बिंदु है। अब ये मध्य बिंदु है तो हम इसको क्या करेंगे, मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगाएंगे। आपको मध्य बिंदु का फॉर्मूला याद होगा। ये इसको हम इसके निर्देशांक आपको नहीं, इसके निर्देशांक निकालेंगे हम अभी, ठीक है। तो ओ को हम पहले क्या मानते हैं, ए सी का मध्य बिंदु। तो ए सी के मध्य बिंदु ओ के निर्देशांक, यहाँ पे इसको x1 मानिए, इसे y1, इसे x2, इसे y2। तो क्या लिखेंगे, हम क्या कर रहे हैं, मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। ए और सी का मध्य बिंदु ओ है, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला आप जानते हैं, x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। तो ए सी के मध्य बिंदु, ए सी के मध्य बिंदु ओ के निर्देशांक क्या होंगे, 6 प्लस 9, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2, y1 आपका क्या है 1 प्लस 4 बटे 2। तो y1 यानी 1 प्लस 4 बटे 2, 9 6 15 बटे 2 हो गया आपका ये, और 4 1 ये 5 बटे 2 हो गया, ठीक है। और जो O है वो DB का भी मध्य बिंदु होगा। अब हम DB का मध्य बिंदु मान करके इसके निर्देशांक निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, DB के मध्य बिंदु O के निर्देशांक, तो DB या BD कह सकते हैं, BD के मध्य बिंदु
माध्य बिंदु ओ के निर्देशांक। अब बी डी के हिसाब से मानेंगे तो x1 प्लस x2/2 यानी 8 प्लस p/2 और 2 प्लस 3/2। तो 8 प्लस p/2 और 2 प्लस या 3 प्लस कर दो, प्लस में तो आप क्रम बदल सकते हैं। ये आपका हो गया 8 प्लस p/2 और 3 2 5/2। अब ये जो हमने निकाले हैं ये भी ओ के निर्देशांक हैं और ये जो हमने निकाले हैं ये भी ओ के ही निर्देशांक है। तो इसका भुज इसके भुज के बराबर होगा, तो हम बराबर रखेंगे और यहाँ से हम पी का मान निकालेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, चूँकि 15/2 बराबर 8 प्लस p/2, 2 से 2 कट गया, पी का मान क्या है 15 में से 8 गए 7 है आपका आंसर। तो इस तरह से निकलेगा। बहुत आसान सवाल है, किताब में भी है ये क्वेश्चन इस तरह का है, शायद थोड़ा अलग है लेकिन मेथड पूरा यही है। 22वें सवाल में आपको दे रखी है रचना, और रचना में क्या है, एक वृत्त है इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 6 के कोण पर आपको क्या खींचनी है, दो स्पर्श रेखाएं खींचनी है जो एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर जो की हुई हों। अब इसे आप देखिए ज़रा, तो इसमें आप ये देखिए कि आपको क्वेश्चन नंबर आपका है ये 22। आपको एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है 5 सेंटीमीटर का। हमने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींच लिया। जिनको आता है अच्छी तरह से उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जिनको नहीं आता है वो थोड़ा सा इसका प्रयास करना कि इसको दोबारा से फिर बनाएं। तो क्या ये देखिए ज़रा आप, सबसे पहले हमने क्या किया 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर ले लिया मैंने और ये हमने वृत्त खींचा एक। ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींच लिया और हमें दो ऐसी स्पर्श रेखाएं खींचनी जो 60 डिग्री के कोण पे झुकी हों। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें एक त्रिज्या खींचेंगे इसमें, ठीक है, त्रिज्या इसमें खींचेंगे, इसका केंद्र ये है और यहाँ पे हमने एक त्रिज्या खींच ली है, ये इसकी त्रिज्या होगी। और यहाँ पे हमें बनाना है, इधर 60 का है कोण जो बनने वाला है, तो हम यहाँ क्या बनाएंगे 120 का कोण बनाएंगे। तो 120 का कोण बना दिया मैंने, ये एक चाप काटा, ये 60 का आपको आता होगा 120 का बनाना, और ये दूसरा चाप काटा ये 120 का, और ये बन गया 120 का कोण। 120 का कोण बन गया इस तरीके से, ये हो गया। और इसके बाद ये 120 का कोण बनाना है हमें केंद्र पे। जो भी कोण आपको यहाँ बनाने के लिए कहा जाएगा उसका संपूरक यहाँ बनाना है, इनका योगफल 180 अंश होना चाहिए। यहाँ पे ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे मैं 60 बनाना है, अब हम यहाँ पे भी 90 का कोण बनाएंगे और यहाँ पे भी 90 का। तो 90 का आप सबको बनाना आता है, इसको कंपास से ही बनाना है। तो 90 का कोण बनाए, देखो ये 90 बनाया, असल में थोड़ा प्रकार हिल रहा है, ये 90 का बनाया, ये और ये, और ये 90 का बन गया। 90 का हमें यहाँ भी बनाना है, दोनों पॉइंट पे हमें क्या बनाना है 90 का एंगल बनाना है। ये बनाया 90 का एंगल, यहाँ पर भी ये 90 का एंगल बनाया। क्या करा हमने, त्रिज्या खींची एक, यहाँ पे 120 का कोण बनाया, 120 का कोण बनाते दूसरी त्रिज्या खींची, यहाँ पर भी 90 बनाना है, यहाँ पर भी 90, और 90 का कोण बनाते हुए अब इस रेखा को आप आगे बढ़ा दीजिए 90 का कोण बनाते हुए, ये बना दिया, और यहाँ पे भी बढ़ा दीजिए इसको आगे 90 का कोण बनाते हुए, ये बढ़ा दिया। ये देखिए इस तरीके से हमने मिला दिया, और ये जो यहाँ पे दोनों स्पर्श रेखाएं ये होंगी, ये आपका हो जाएगा 60 डिग्री का, या अपना पे 60 का बनेगा, ठीक है, ये हो गया। तो आसानी जिसको पहले से आता है उसका थोड़ा रिवाइज हो जाएगा, उसको बनाने की ज़रूरत नहीं, जिसने नहीं सीखा अभी तक वो यहाँ पे
सीख लेगा। अब ये 90 का है, ये 90 का है। क्या करा हमने, सबसे पहले एक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर त्रिज्या थी, तो यहाँ पर हमने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। फिर हमने क्या करा, इसकी एक त्रिज्या खींची ओ ए, और ओ पे हमने 120 का कोण बनाया। दूसरी त्रिज्या खींची 120 का कोण बनाते ओ बी ए पर, और हमने बी पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए दो स्पर्शरेखाएं खींचने, ये अपना आप यहाँ पे 60 का कोण बन जाएगा। ये आपका 22वां सवाल हो गया। 23वां सवाल आपका इसमें है कि आपको 3 बिंदु दे रखे हैं। इसको समझिए आप सवाल को, 3 बिंदु आपको दे रखे हैं, ये 23वां सवाल है। और 3 बिंदु आपको दे रखे हैं, A0 बिंदु, हमने ए माना इसका A0, B 0B तथा C 1 ये समरेखीय हैं, समरेखीय हैं। तो समरेखीय का मतलब होता है ये एक रेखा पर स्थित है, यानी संरेख है। और हमें इसमें सिद्ध करना है, ठीक है ना, सिद्ध करना है हमें, क्या सिद्ध करना है। सिद्ध इसमें करना है 1/a प्लस 1/b बराबर 1। तो ये समरेखीय हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके क्या हैं, एक रेखा पर स्थित है, और इनसे जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल 0 होगा, त्रिभुज बनेगा ही नहीं। इसके मैंने x1 y1 x2 y2 और x3 y3 लग दिए, ठीक है। तो चूंकि दिए गए बिंदु समरेखीय हैं, चूंकि दिए गए बिंदु समरेखीय हैं, अतः इनसे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, और इधर हम 0 लेते हुए चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। 1/2 सबको याद होगा, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इधर हम 0 लेके चलेंगे, क्योंकि त्रिभुज बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि दिए गए बिंदु सीधे एक रेखा में। और अब ये मान रखते हैं हम, x1 a y2 b माइनस y3 1 प्लस x2, ये देखो 0 है। अब ये 0 तो अंदर कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस x3 हो गया 1 y1 0 माइनस y2 b, ये आपका हो गया। 2 की गुणा हम यहाँ करेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ बचा AB माइनस आपका यह हो गया B A0, कुछ इसमें गलत हो गया तो वहाँ भी देखता हूँ मैं। A0 0B और 1 1 आपको हो गया x1 A y2 माइनस y3 B माइनस 1 प्लस x2, तो 0 हो गया। और x3 आपका हो गया 1 और y1 माइनस y2 0 माइनस b, तो ये आपका हो जाएगा। इसमें ये तो कुछ इसमें मिसप्रिंट हो रखा है ये, क्योंकि मैं ये असल में अनसोल्ड में देख रहा हूँ मैं, इसमें पेपर में तो छपा हुआ नहीं है आपका ये, इसमें ये A0 0B 1 1, क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन में कुछ या तो मिस्टेक हो रखी है। इसमें A0 0B 1 1 AB माइनस के A माइनस के B, चलो इसे देखते करके, ठीक है। AB माइनस के और यहाँ माइनस B। अब इसमें इसको इधर लेंगे हम, A प्लस के B बराबर AB हो जाएगा, ठीक है। यानी और हमें सिद्ध क्या करना है, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, प्रत्येक पद में AB का भाग दे देंगे, ठीक है। थोड़ा मुझे यहाँ देख के लगा शायद इसके कुछ पद, क्योंकि असल में जो हम अनसोल्ड जिससे हम क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं इसमें काफ़ी मिसप्रिंट भी और कुछ मिस्टेक भी हैं, तो मुझे थोड़ा संशय था कहीं मिस्टेक ना हो। प्रत्येक पद में AB का भाग देने पर, सही है, AB का भाग देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखो A/के AB, B/के AB और AB/के AB। और अब आप देखिए A से A कट गया 1/के B, या B से B का 1/के बराबर 1, ये आपका ये सिद्ध हो गई है। इस तरह से आपका ये सिद्ध होना है।
ठीक है, अगला सवाल देखिए। इसके बाद आपका है 24वां सवाल। 24वें में क्या है, इसमें आपको त्रिभुज बनाना है। और त्रिभुज आपको कैसा बनाना है कि इसके भुजाएं, 24वां सवाल। वैसे आपने अगर क्लास अटेंड की तो सारे मैंने कराए थे उस समय। त्रिभुज ए बी सी बनाना है, इसका आप पहले रफली ऐसा बना लेंगे। एक रफ इसका एक खाका खींच लेंगे। ए बी सी, और बी सी 6 सेंटीमीटर है, बी आपका 30 डिग्री का है, ए आपका 120 डिग्री का है, और एक अन्य त्रिभुज बनाना जिसकी भुजाएं इसकी 4/3 गुनी हो। त्रिभुज की दो भुजाएं आपको दो कोण आपको दे रखे हैं। तो दो कोण दे रखे हैं, तो तीसरा कोण आप निकाल सकते हैं। 120 है 150, ये भी कितने का होगा, 50 और 30 80 हो गया। ये भी 30 का होगा, यानी बी भी 30 का बनेगा, सी भी 30 का बनेगा। तो हम बी और सी पहले 30 का कोण बना देंगे। इसको मैं आपको बता देता हूँ कैसे खींचना है। तो सबसे पहले बी से हमने बी सी 6 सेंटीमीटर खींचना है। तो बी सी 6 सेंटीमीटर खींच लिया, ये 6 सेंटीमीटर खींच लिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने बी पे 30 का कोण बनाया। 30 कोण बनाया, तो सबसे पहले हम 60 का बनाएंगे। ये बन गया 60 का, और इसका आधा कर दिया 30 का। इधर भी 30 का, इधर भी हम क्या करेंगे, ये बनाया 60 का, और ये बना दिया 30 का। ये 30 का एंगल बनाते हमने। बी सी 6, ठीक है। थोड़ा ये छोटा खींच लिया मैंने, इसको बड़ा कर देता हूँ पहले। 24वां सवाल है आपका ये। 30 है, बी ए 120 है, 150 30 होगा, ठीक है। बहुत छोटे कोण दिए हुए हैं, असल में बनाने में थोड़ी मुश्किल तो आएगी। तो मैं आपको इसलिए थोड़ा मैं बड़ा कर रहा हूँ, तो क्या आपको साफ दिखाई दे। ये देखिए ज़रा आप इसमें, ये यहाँ पे भी 30 का कोण बनाना है। ये पहले 60 बनाएंगे, ये 60 बनाया, ये, और ये इसका हाफ कर दिया 30। ठीक है, ये हो गया। क्या करा था, हमें ए और बी दिए थे, तीसरा कोण हमने निकाल दिया, दोनों को जोड़ के 180 से घटा दिया। अब हमारे बन गया बी पे भी 30 का कोण, और ए पर भी 30 का कोण, ये बन गया। और इस पर भी 130। ये आपका अपना आप ही, तो जो तीसरा कोण है ए का, वो 150 का खुद ही बन जाएगा। ये इधर बनाते हुए किरण खींच ली, इधर बनाते हुए किरण खींच ली। ये आपका जहाँ काटेगा ए, और ये हो गया बी, और ये सी। ये हमने किसका बनाया था, 30 का कोण। ये किसका बनाया था, 30 का। और ये हो गया। अब इसके बाद हमें एक दूसरा त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजाएं इसकी क्या हो, 4/3 गुनी हो। तो हम क्या करेंगे, न्यून कोण बनाते हुए किरण खींचेंगे। ये न्यून कोण बनाते हुए किरण खींचे हमने। हमें क्या करना है, एक अन्य त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजाएं इसके 4/3 गुनी हो। तो अंश बड़ा है, बड़ा नंबर 4 है, तो इसके 4 हम बराबर भाग कर लेंगे। तो यहाँ से काटा पहला भाग, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा। इस तरह से काटे। थोड़ा मेरा हाथ आ रहा होगा तो आपको देखने में दिक्कत हो रही है। पहला, ये दूसरा, यहाँ से तीसरा, और ये चौथा। 4 इसके बराबर भाग कर लिए। कितने बराबर भाग करने हैं, जो आपको दिया है इसमें जो बड़ा अंक है 4, और अंश अगर बड़ा है तो त्रिभुज बाहर बनेगा। यानी जो छोटे वाले नंबर 3, ये आपका हो गया B1 B2 B3 B4, तीसरे वाले से ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। और अगर ये 3 ऊपर होता, 4 नीचे होता, तो भाग तो 4 ही होते इसके, तब लास्ट वाला इससे मिलता, तब वो त्रिभुज जो बनाने वाले हैं वो अंदर बनता। ये चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात है। और आपको बहुत अच्छी तरह से इसको सीखना है, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के जो 11.1 आपकी है, एक्सरसाइज 11.1, उसमें आप देखना। इसको हमने आगे बढ़ा दिया, और इसके समांतर यहाँ से रेखा खींचेंगे। तो फिलहाल मैं समांतर ऐसे ही खींच रहा हूँ। फिलहाल मेरे पास यहाँ पर सेट स्क्वायर तो है नहीं इस समय। इसके समांतर ये यहाँ से खींच दी रेखा। ये आप सेट स्क्वायर से भी खींच सकते हैं, और ये इसके समांतर यहाँ से सेट स्क्वायर से खींचे, चाहे कंपास से खींचें। यहाँ पे काटे, इसका नाम दिया सी डैश। फिर ए सी के समांतर सी डैश से यहाँ से खींचनी है। तो मैं तो फिलहाल ऐसे ही खींच रहा हूँ, लेकिन समांतर आप सही ढंग से खींचना चाहते हैं तो मैंने कहा आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के 11.1 एक्सरसाइज जहाँ पे, उसको आप देखेंगे।
तो उसमें ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से बताई, यहाँ पे बताना संभव नहीं क्योंकि पूरा पेपर सॉल्व करना है, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी ये। तो ये आपका ए डैश यहाँ हो गया। तो इस तरह से ये त्रिभुज बनना है आपका। अगर ये अंश नीचे होता, मतलब बड़ा अंक नीचे होता, छोटा अंक ऊपर होता, तब ये जो त्रिभुज बाहर बना है ये अंदर बनता, तब चौथा वाला ऐसे मिल जाता और ये तीसरा यहाँ आ जाता। अच्छी तरह समझने के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 25 है। 25वां क्वेश्चन क्या है, ये 12 चैप्टर का है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, आप इसको तैयार करना। अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है तो आप ज़रूर इसका रिवीजन ज़रूर करें। 25वें सवाल में क्या है, देखो एक वर्ग है इसमें, ये मैंने वर्ग बना दिया, ये देखिए आप इसमें वर्ग है, और इस वर्ग के चारों कोनों को केंद्र मान करके 4 वृत्त खींचे हैं। अब 4 वृत्त खींच रहा हूँ मैं, ये 1 2, एग्ज़ाम में चित्र ऐसा नहीं कि आप बनाएंगे, पर हाथ से बनाना है, ऐसे कोई ज़्यादा अच्छा ना बने, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो आपका शेडेड एरिया है ये हमें निकालना है, इसमें ये वाला एरिया निकालना है। किताब कैसा वाला है ये आपका एक वर्ग हो गया, ABCD नाम दी थी मैंने इसमें, ABCD ये वर्ग है। और इसके चारों कोनों को हमने क्या करा, चारों हमें इसमें दे रखा है प्रत्येक अब छायांकित भाग का परिमाप 88 सेंटीमीटर है। ये जो है ये इसका परिमाप यानी ये इस पूरे की नाप 88 सेंटीमीटर है। तो ये जो एक इतना भाग है ये वृत्त का चौथा भाग है, ये यहाँ से यहाँ तक ये, तो पूरा ये मिलकर क्या बनेगा, एक वृत्त बनेगा। आप इस चीज़ को समझिए, आपको क्या दिया हुआ 88 सेंटीमीटर, ये जो छायांकित भाग है जो मैं नीले पेन से कर रहा हूँ इसका परिमाप क्या है, 88 है। आपको अलग से बना के दिखाऊँ तो यानी ये, फिर ये, और फिर ये वाला भाग, और फिर ये वाला भाग, इनका परिमाप 88 है। तो जब आप इन चारों को ऐसे रख के जोड़ेंगे तो आपको एक वृत्त मिलेगा ऐसे। एक भाग ये था, एक ये था, एक ये था, एक, 4 भाग इसे कर दिए। तो यानी छायांकित भाग का जो परिमाप 88 है, यानी छायांकित भाग के जो 4 वृत्त के चतुर्थांश की परिधि है ये, इनको जोड़ करके एक वृत्त बनेगा। यानी एक वृत्त का आपको परिमाप दिया 88। तो 88 रख करके हम यहाँ से त्रिज्या प्राप्त करेंगे। तो अब इसको हम आगे करता हूँ, तो आप इसको समझ गए होंगे। हम क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार वृत्ताकार छायांकित भाग का परिमाप क्या है, 88 सेंटीमीटर है। इसलिए क्या हो जाएगा आपका, एक वृत्त का परिमाप, एक वृत्त का परिमाप बराबर 88। यहाँ लिख सकता है मानव वृत्त की त्रिज्या क्या है, R है। माना प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या बराबर है चारों, प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या R, त्रिज्या समान होगी तभी ये चारों वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करेंगे। यानी 2πr 88 हो गया। और यहाँ से हम क्या निकालेंगे, R का मान निकालेंगे। तो 88/2 आएगा, पाई का मान 22/7, और 22 से करके 4 बार, 2 दूनी के 4, ये आपका आ गया 22 चौक 88, 2 दूनी 14 आ जाएगा आपका, ये 14 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गई। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। चित्र में देख के आप समझ सकते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से 4 चतुर्थांश के क्षेत्रफल घटा देंगे, जोड़ करके 4 चतुर्थांश के क्षेत्रफल जोड़ करके घटा देंगे, 4 चतुर्थांश एक साथ निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, आप फिर समझ लीजिए, इसका क्षेत्रफल निकालना है तो पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से ये 4 चतुर्थांश के क्षेत्रफल घटा देंगे। ठीक, तो क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल -4 गुणा गए
चतुर्थांश कह सकते हैं आप या त्रिज्यखंड कह सकते हैं। 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चलो चतुर्थांश ले देता हूँ मैं, क्योंकि चतुर्थांश त्रिज्यखंड ही होता है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते हैं भुजा का स्क्वायर, और 4 गुणा का चतुर्थांश को आप लिख सकते हैं, 4 चतुर्थांश मिल करके क्या बनते हैं, एक वृत्त। तो यहाँ लिख सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। 4 चतुर्थांश मिल करके एक वृत्त बनते हैं। ठीक, भुजा यहाँ पे कितनी हो जाएगी, इसकी भुजा 14 है, तो यहाँ पे बीच में एक लाइन लिख सकते हैं, अतः वर्ग की भुजा। अतः वर्ग की भुजा, भाई ये भी 14 होगा, ये भी 14 होगा, तो 14 14 वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, 28। 14 प्लस 14 यानी 28 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। तो वर्ग की भुजा 28 का स्क्वायर और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और 28 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर आपको याद है तो 784, पाई का मान 22/7, ये हो गया आपका 14 गुणा के 14, और 784 और 7 गुना के 14 हो गया, और ये आपको जाएगा 22 14 के 28। बाकी इसको आप कैलकुलेट करके इसका आंसर आप निकाल लेंगे। ठीक है, ये आपका जो भी आएगा ये आंसर हो जाएगा, इसको आप कर लेना। 25 के बाद देखिए आप 26वां सवाल। 26वें सवाल में वैसे इसको आसान करने के लिए हम क्या कर सकते थे, 7 दुना के 14 आपका हो गया, और यहाँ कर दो इसकी गुणा, तो 14 दुना के 22 दुना के 44 हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा ये 14। छोटे अंक को आप बचा के रखो इसमें, अरे अब हो जाएगा 56 और ये 61, ये हो जाएगा, घटा दो इसमें, लो 68 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, आंसर गलत भी हो सकता है, आंसर की मैं पूरी गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन आप इसका मेथड समझें, इसका आप इतने आंसर कर सकते हैं, क्योंकि मुझे जल्दी में करना होता है तो कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है। 25 का देखिए आप 26वां, अब 6 नंबर के सवाल आपके हैं ये। 26वां सवाल आपका क्या है, 26वें सवाल में क्या है, एक मोटर वोट को धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल, धारा के प्रतिकूल 30 किमी जाने में और उसी दूरी को धारा के अनुकूल जाने में 2 घंटे समय ज़्यादा लगते हैं। धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, मोटर नाव की चाल हमें बतानी है। देखिए 26वां सवाल। अब तो इसमें आप ये देखिए कि आपको दूरी दे रखी है 30 किलोमीटर। अब मोटर नाव की चाल, माना मोटर नाव की चाल, ये हमने मानी x किमी पर आवर, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब प्रश्नानुसार धारा की चाल, धारा की चाल ये आपकी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा के अनुकूल नाव की चाल, धारा के अनुकूल यानी जिस दिशा में धारा चल रही है उसी दिशा में नाव भी चल रही है, तो धारा के अनुकूल नाव की चाल, धारा के अनुकूल में उसकी चाल, दोनों की चाल जुड़ जाएंगी, और धारा के प्रतिकूल नाव की चाल ये घट जाएगी। ठीक है, मोटर की चाल में से धारा की चाल घट जाएगी, ये हो जाएगा। अब इसमें एक आपका जो टेक्निक हो आप उसको समझेंगे तो आप सवाल को बड़े आसानी से कर लेंगे। हम सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल, हम इसका प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे। अब दूरी तो फिक्स है 30, एक बार धारा के अनुकूल चलना है, धारा के प्रतिकूल चलना है, तो धारा के अनुकूल जाने में लगा समय, तो जब अनुकूल जाने में लगा समय तो अनुकूल वाली चाल लेंगे, और एक बार प्रतिकूल जाने में लगा समय, तो आप थोड़ा इसको वैसे समझ लीजिए कि माने इधर को, ये आपको मैं इधर बता देता हूँ अलग से, ये देखिए आप, इधर को पानी बह रहा है, इधर कोई नाव भी चल रही है, तो दोनों की चाल से बोलते हैं अनुकूल, और इधर को पानी चल रहा है और नाव इसके उल्टा हम विपरीत दिशा में ले जा रहे हैं, इसे कहते हैं प्रतिकूल। तो जब अनुकूल चलेंगे तो दोनों की चाल जुड़ जाएंगी, और जब प्रतिकूल चलेंगे तो नाव की चाल में से धारा की चाल घट जाएगी। अब इसमें देखिए आप,
अनुकूल जाने में लगा समय, तो समय एक बार, दूरी तो वही है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, यहाँ लिख देंगे हम प्रश्नानुसार, दूरी बटे चाल, चाल एक बार कौन सी ली, धारा के अनुकूल जाने में लगा समय, धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय, समय बराबर दूरी बटे चाल का प्रयोग कर रहे हैं, दूरी बटे चाल एक बार अनुकूल वाली चाल, दूरी बटे चाल एक बार प्रतिकूल वाली चाल। अब इसमें आपको ये देखना है कि जो छोटी भिन्न है वो ढूंढनी है, छोटी भिन्न कौन सी है, तो जिसका हर बड़ा है वो भिन्न छोटी है, तो x+2 और x-2 में हर आपका x+2 बड़ा है, ये भिन्न छोटी है। और कितने समय का अंतर है यहाँ पे लिखा हुआ है, आप सवाल पढ़ ले, सवाल पढ़ना आप भी, 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं, जो 2 घंटे वो यहाँ जुड़ जाएंगे, यहाँ जुड़ जाएंगे। अब इसको हम सरल करेंगे, फिर समझ लीजिए, हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी सवाल में इक्वल दे रहेगी, जो भी दूरी दे रहेगी, और चाल में एक बार प्रतिकूल वाली यानी अनुकूल वाली सॉरी, और एक बार प्रतिकूल वाली चाल लेंगे, और जो भी समय का कुछ ना 1 घंटा ज़्यादा, 1 घंटे कम, 2 घंटे ज़्यादा कम, ऐसा कुछ उसमें दिया रहेगा, तो आप क्या करेंगे, सवाल में जो भी समय का अंतर है, जो छोटी भिन्न है उसमें वो जोड़ देंगे, जिसका हर बड़ा होगा। जब अंश बराबर होते हैं तो जिसका हर बड़ा होता है वो भिन्न छोटी होती है। अब इसको हल करेंगे, तो देखो जरा, 30/x+2, ये इधर आएगा 30/x-2 बराबर -2। इसके बाद यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया, इसमें मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको। अब आप देखिए x+2 और x-2 हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा यहाँ पे, कॉमन सॉरी एलसीएम ले लिया, कॉमन हमने 30 ले लिया यहाँ पे और इसकी गुणा कर दी, तो x-2 -x-2 हो जाएगा, माइनस से गुणा करके चिन्ह बदल दिया मैंने, ये -2 है, और यह एक्सेस करके -2 -4 हो गए 30, ये -4 हो गए, और नीचे हो गया आपका x²-4, a+b का फॉर्मूला बन गया, माइनस से माइनस के ना 2 दूना के 4 हो गए, और x² - 4 बराबर, ये आपका आ गया क्या, 2 दूना के 4, और ये आपका हो गया 60, और x² बराबर क्या आ गया 64, और x बराबर क्या आ गया 64 का वर्गमूल 8, ये आपका आंसर आ गया। देखो तो क्या लिखेंगे लास्ट में, अतः, लास्ट में आंसर ज़रूर लिखेंगे, 6 नंबर का सवाल है, अतः किसकी चाल, ये चाल आपकी आ गई धारा की चाल, नहीं नाव की चाल, नाव की चाल। लास्ट में आंसर ब्लैक पेन से दिखाएं, कितना, 8 किमी प्रति घंटा, ये हो गया, ठीक है। ये अब देखिए, इसमें इसका अथवा में भी सवाल है, और अथवा में आपको दे रखा है ये ऊँटों का झुंड वाला, ये भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी, इसका अथवा है, तो मैं दोनों करा रहा हूँ इसमें, इसको आप ज़रा एक बार समझ लीजिए, सवाल आप भी पढ़ लीजिए। क्या दिया, ऊँटों के झुंड में 1/4 जंगल में देखा जाता है, झुंड के वर्गमूल का दुगना पहाड़ी पर चला गया, शेष 15 ऊँट बचे हैं, वो नदी के किनारे देखे जाते हैं, ऊँटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब आपको ये देखना है, इसमें सबसे पहले हम ऊँटों की संख्या मानेंगे, तो माना ऊँटों की संख्या, ऊँटों की संख्या कितनी है, x है। अब जंगल में ऊँटों की संख्या कितनी है, जंगल में ऊँटों की संख्या कितनी है, 1/4 इसका, कितने, 1/4, यानी x का 1/4 यानी x/4 हो गया, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, जंगल में ऊँटों की संख्या, और कितना पहाड़ी पर चला गया, झुंड के वर्गमूल का 2 गुना, झुंड के वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ी पर चला गया, पहाड़ी पर ऊँटों की संख्या, झुंड के वर्गमूल का, झुंड में x थे, x का ये वर्गमूल हो गया, इसका 2 गुना, ये पहाड़ी पर चला गया। अब शेष ऊँट कितने बचे, अब शेष ऊँट प्रश्नानुसार, शेष ऊँट कितने बचे, 15 बचे अभी, और ये कहाँ पर है 15 ऊँट, ये चले गए नदी में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ,
कुल ऊँट हमारे हिसाब से कितने थे, हमने x माने थे, और जंगल में चले गए x/4, और पहाड़ी पर चले गए उसके वर्गमूल के दुगना, यानी ये बराबर 15। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, x माइनस के x/4 प्लस के, नहीं सॉरी ये प्लस होगा, ये दोनों जुड़ करके इसमें से घटेंगे। अब ये माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट खोल रहे हैं, माइनस के 2√x 15। इसको आगे सॉल्व करते हैं। 4 में से यहाँ एलसीएम में 4x, 4 में से एक x गया, 3x/4 माइनस के 2√x बराबर 15। और अब इसमें हम क्या करेंगे, 3x/4। जब भी वर्गमूल वाला कुछ इस तरह से आता है तो वर्गमूल वाली संख्या को हम अलग रखते हैं। अलग कैसे, जैसे मैं कर रहा हूँ, इसको हम इधर ले आए, क्योंकि रूट को आपको हटाना पड़ेगा। जब तक आप रूट को नहीं हटाएंगे सवाल हल नहीं हो सकता। और रूट हटाने का तरीका है कि आप वर्क कीजिए, और वर्क करने से पहले इसको आप अकेला लाइए, यानी इसके साथ प्लस माइनस में कुछ नहीं लिखा होना चाहिए, इसलिए उसको इधर लाया मैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम कर लेते हैं इसका 3x माइनस 15 चौक 60/4 2√x, और ये हो गया 3x माइनस के 60 2√, ये हो गया 8। तिरछी होगी ना इसके, देखो ये। अब हम इसका क्या कर देंगे, वर्क कर देंगे। वर्क करने पर वर्क करा तो इसका वर्क करेंगे तो ये क्या होगा, 3x माइनस 60 का होल स्क्वायर, और ये होगा 8√x का वर्क। होल स्क्वायर करना, बहुत से स्क्वायर इसका वर्क कर देता अलग अलग, होल स्क्वायर करके होगा, यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर से। अब इसको खोलेंगे, 3x का 9x स्क्वायर, और दुगना 2ab 60 दिए 180 360 x, और प्लस के 3600, 8 को हो गया 64, और x का x हो जाएगा। इसको आगे हल करेंगे, 9x स्क्वायर और माइनस के, ये देखो 64, ये आपका 360 424, और प्लस के 3600 बराबर 0। और आपको हो जाएगा 9x स्क्वायर और माइनस के, अब हमें 3600 कैसे गुणा करना है, जोड़ के आए 424, तो 324 प्लस के 424, 324 प्लस 100 424 x प्लस के 3600। ये गुणनखंड आप करेंगे तो आपको तो काफ़ी समय लगेगा, पहले से किए हुए थे मैंने, इसलिए आपको मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, लेकिन इसमें समय यहीं पे लगता है। इसको आगे हल करेंगे तो आपका हल करके आ जाएगा x माइनस के 6। मैंने अंत में प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सवाल ऐसे होना इसमें। और x का मान क्या आ जाएगा, 36 आएगा, और 100/9। अब ये 100/9 पूर्णांक नहीं है, तो पूर्णांक में संख्या होती है ऊँटों की, चाहे किसी कोई सी भी संख्या हो, तो x डज नॉट इक्वल टू 100/9, इसलिए क्या होगा, x बराबर 36। अतः ऊँटों की संख्या क्या हो जाएगी, 36 थी। अतः तो लास्ट में आंसर लिख दें आप लोग अच्छे तरीके से, ऊँटों की संख्या बराबर 36 है आंसर। ठीक है, इसका एक सवाल और देख लीजिए, काफ़ी वीडियो बन जाएगी, बाकी इसका कल ही हो पाएगा कंप्लीट सारा ये। अब इसमें जो ये 27वां सवाल है, ये काफ़ी अच्छा सवाल है। ये आपका ऊंचाई और दूरी यानी 9.1 जो आपका 9वां चैप्टर है उससे संबंधित है। इसमें क्या है, आप सवाल का पहले चित्र समझ लीजिए। सवाल में क्या लिखा हुआ है, झील में 200 मीटर, झील से 200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु से बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तथा झील में इसके परछाई का जो अवनमन कोण है आपको क्या दे रखा है, 60 डिग्री है। बादल की ऊंचाई याद कीजिए। अब देखो, इसमें आप ये मान लीजिए ये तो झील है, ये झील की सतह है, ठीक, ये पानी हो गया, ये झील का पानी हो गया, झील की सतह, ठीक है, ये ले देता हूँ मैं, झील की सतह। और इस सतह से 200 मीटर ऊपर, ये 200 मीटर ऊपर कोई बिंदु है, ये बिंदु ए हो गया, ये बिंदु हो गया, और 200 मीटर की दूरी पर ये झील की सतह आपकी होगी पी क्यू। और यहाँ से 200 मीटर ऊंचे बिंदु से क्या करा हमने, एक बादल को देखा, बादल यहाँ पे माना, यहाँ पे ये बादल है, और बादल का उन्नयन कोण
तो उन्नयन कोण बनेगा तो आपको लाइन खींचनी पड़ेगी यहाँ पे। उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। और इस बादल की परछाई बनेगी पानी में, बादल की परछाई मतलब उसका प्रतिबिंब ये यहाँ पे बनेगा लगभग, मान लो ये काफ़ी बड़ा चित्र बन रहा है। बादल की परछाई, परछाई यानी इसका प्रतिबिंब, ठीक है, हम लेते हैं प्रतिबिंब, ये हो गया। यहाँ से फिर इसके प्रतिबिंब को यहाँ को देखा, तो अब नीचे देखा तो इन्हें अवनयन बनेगा। तो यहाँ से ऐसे खींचेंगे, ये, और ये कितना बना कोण, ये बना 60 डिग्री का। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसमें बादल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी हमें ये निकालना है यहाँ से यहाँ तक, ये इसको पूरा मिला देता हूँ मैं, आ गया था ये मिला दिया। अब ये 200 मीटर था, तो ये भी 200 मीटर। अब इसके मैं नाम लिख देता हूँ सारे, ये P था उसको नीचे से कर देता हूँ, Q, यहाँ पे ये A, यहाँ पे हो गया ये B, और ये C, और यहाँ पे इसका नाम क्या आ गया आपका D, ये D हो गया। ये पहले आप चित्र ढंग से समझ जाएंगे, बना लेंगे सही, तो समझो कि आप 50% सवाल कर लेंगे, कर लिया है, उसके बाद 50% और आपके लिए बचा। तो ये पानी की सतह थी, झील की सतह, इससे ठीक 200 मीटर ऊंचाई पर, 200 मीटर ऊंचाई पर एक बिंदु लिया। इस बिंदु से बादल ऊपर, इधर बादल देखा, तो बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री बना। फिर ठीक हमने नीचे देखा इसके प्रतिबिंब में इसके परछाई को, तो नीचे देखा अवनयन कोण 60 बना। ये 200 माना यहाँ से, ये h मीटर ऊंचाई पर है और स्थित है ये पूरा चित्र इसका बन गया। देखिए ये पूरा चित्र इसका, एक बार मान नहीं रहा है पर आप देख लीजिए इसको ये। अब इसके बाद ये सवाल होना है, कैसा होगा देखिए। थोड़ा आप 6 नंबर का सवाल है, आप लैंग्वेज ज़रूर लिखें, हल्का सा मैं लिख के बता रहा हूँ। आकृति में झील की सतह PQ से 200 मीटर ऊंचाई पर बिंदु A से बादल का उन्नयन कोण, कोण BAC, तथा बिंदु A से बादल, बिंदु A से बादल का अवनमन कोण, कोण DAC, बिंदु A से बादल की परछाई का, बादल की परछाई का DAC है। आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते, पर थोड़ी लैंग्वेज लिखें जो भी चित्र में आपने बनाया है। यानी कोण BAC 30 डिग्री, कोण DAC 60 डिग्री, ये हो गया। माना BC, ये H था और ये 200, तो माना BC बराबर H। तो ये आपका क्या हो जाएगा, झील की सतह से बादल की ऊंचाई, तो खैर हम जोड़ देंगे बाद में, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो इसमें आप जरा आगे, कोण त्रिभुज BAC में, BAC में tan 30 बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। तो त्रिभुज BAC में ठीक है, ये 9.1 का सवाल है, बहुत आता है ये, हर सवाल मतलब ये सवाल, इसका एक सवाल ज़रूर आएगा 6 नंबर में 9.1 का। तो BAC में tan 30 बराबर लंब बटा आधार, लंब हो गया आपका H, आधार इस चित्र में देख लीजिए,
tan30 बराबर लंब बटे आधार, ये हो गया। tan30 का मान आप सभी जानते हैं √3 1/√3, और ये आपका हो गया h/x। तिरछी गुणा कर लिया हमने, यानी x बराबर क्या हो गया h√3, समीकरण नंबर 1। फिर त्रिभुज CDE में, समकोण त्रिभुज CDA में tan60 लंब, अब आप चित्र में देख लीजिए एक बार ढंग से, त्रिभुज C देखो ये नीचे है, ये DCA में tan60 लंब, ये पूरा हो जाएगा। अब देखो ये वस्तु है इधर, ये तो समतल दर्पण के नियम से अनुसार जितनी दूरी पे वस्तु है उतनी दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ से वस्तु कितनी दूरी पे 200 + h, तो ये जो है पूरी QD, ये भी आपका क्या हो जाएगा 200 + h। आप उस रूल को समझिए, दर्पण से वस्तु की दूरी बराबर दर्पण से, दर्पण कैसा समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा ये, तो अब बादल यहाँ से B हमें निकालना है क्या CD, तो CD देखो कितना हो गया 200, अरे 200 + h यानी 400 + h, ये हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CD बटे आधार आपका क्या हो जाएगा AC। यहाँ पे एक चीज़ भूल गया हम, इसको हमने x माना है यहाँ पे, ये ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं माना AC बराबर x, ये हो गया। अब ये आपको दोबारा से इत्मीनान से दोबारा इसको रिवाइज करना, फिर √3 CD आपको हो गया 400 + h, और AC आपको हो गया x, और tan60 का मान √3 रख दिया। अब इसको हम तिरछी गुणा करेंगे, तो √3x बराबर 400 + h, और x का मान क्या रखेंगे यहाँ से h√3, देखिए तो h√3 रखा, √3 x का मान h√3 रखा, 400 + h हमने यहाँ मान रखा समीकरण 1 से, और ये हो गया 3h 400 + h, और ये आपका हो जाएगा 3 से 2h हो गया, घट गया h यहाँ पे आके, h इधर है माइनस का हो जाएगा, 3 से 2h, और h बराबर कितना आ गया 200। तो h हमारा ये आया 200, तो 200 और 200 ये जुड़ेगा, तब झील की सतह से बादल की ऊंचाई कितनी जाएगी टोटल 400, अतः झील की सतह से बादल की ऊंचाई, झील की सतह से बादल की ऊंचाई, बादल की ऊंचाई, क्या हो जाएगा आपका BQ बराबर h + 200, सॉरी 200 + 200 + h, तो ये आपका हो जाएगा कितना 200 + h, सॉरी ये हो जाएगा 200 + h, और h हमने निकाला कितना 400, h 200 निकाला, टोटल हो गया आपका 400 मीटर, ये आपका आंसर आ गया। तो ये आपका हुआ 27 सवाल इसमें हो गए। अब इसके 4 सवाल और बचे हैं, 3 सवाल और बचे हैं, 3 में भी अभी अथवा लगा करके 4-5 हो जाएंगे। ये अगली वीडियो में आप देखेंगे कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद 2010 का मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा। आप इसका अभ्यास के जितने सवाल आपके थोड़े बहुत समझ में आए हैं उनका दोबारा अभ्यास ज़रूर करें, और संबंधित सूत्र पहले ज़रूर याद कर लें।